AI आने वाले टाइम में जाके कई सारी जॉब्स को खा जाएगा, कई सारी जॉब्स को खत्म कर देगा? डू यू थिंक द सेम? इसका कोई भी आंसर 0-1 में नहीं है। मैं बोलूंगा एग्जिस्टिंग जॉब जा रही है, बट नई टाइप की जॉब भी आ रही है। हमें समय के साथ में अडाप्टेबल होना पड़ेगा। आपके हिसाब से क्यूरियोसिटी की इंपॉर्टेंस क्या है? जो जिज्ञासु व्यक्ति नहीं है ना, वो मरा हुआ है। 2023 के स्टार्ट होते से ही चैट जीपीटी एकदम से बूम किया मार्केट के अंदर और कॉर्पोरेट वर्ल्ड एक तरह से हिल गया, फ्रीलांसर्स काफी हिल गए थे। इट्स अ बज़ ऑफ अ टाउन, ऐसा बोल सकते हैं। चैट जीपीटी 2023 की वाइब्रेंट न्यूज में से एक है। हर कोई उसको एक्सप्लोर करना चाहता है। हम ह्यूमन बाय डिफॉल्ट क्रिएटिव नेचर के हैं, एक्सप्लोरिंग नेचर के, तो हम उसको देख रहे हैं। आई थिंक कि इंटरनेट के आने के बाद में ना एक तरह से एजुकेशन हर इंसान तक पहुंच गया है, क्योंकि अगर आपको आज को कुछ भी सीखना है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब। यूट्यूब बाय डिफॉल्ट जो है वो एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म नहीं है। यूट्यूब जो है वो एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है। तो आपको 2 वीडियो दिखाने के बाद में हो सकता है वो एक डांस नंबर दिखा दे। मुदित भाई, स्वागत है आपका आशीष इंटरैक्शन पे। मैं बहुत खुश हूँ आपको अपने साथ में माइक शेयर करके। थैंक यू वेरी मच। मैं इक्वली उतना ही एक्साइटेड हूँ आज के पॉडकास्ट के लिए। मुदित भाई, आपसे जब भी हमारी बात हुई है तो काफ़ी बार स्किल पे, इनोवेशन पे, इन पे कई सारी बातें हुई है। आई वॉन्ट कि इस पॉडकास्ट को आप स्टार्ट करें स्किल के बारे में बताकर। आई बिलीव कि स्किल, किसी भी कैरियर को बिल्डअप करने के लिए स्किल बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर रोल प्ले करता है। आई वॉन्ट कि स्किल के ऊपर आपके क्या व्यूज़ है और किस तरह से एक यंग जनरेशन को स्किल के ऊपर अपना काम करना चाहिए अपने कैरियर को बिल्ड करने के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्किल किसको बोलते हैं पहले हम समझते हैं। कोई भी काम हम जब कंटिन्यूअसली बार बार करते हैं वो हमारी आदत बन जाती है और उसमें हम दक्ष हो जाते हैं, उसमें हम पारंगत हो जाते हैं। ये 2 हिंदी वर्ड थोड़े से भारी, बट उसमें हमारी एक्सपर्टीज हो जाती है। वो एक्सपर्टीज जब बन जाती है तो उसको हम लोग स्किल कहते हैं। आपने पॉडकास्ट आज से 1 साल पहले चालू किया, राइट? जो भी 1.5 साल 2 साल पहले चालू किया, धीरे धीरे आपके व्यू टाइम, वॉच टाइम जो भी आप बोलते हैं, आपके सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। Yes. और आज आप उस पर दक्ष हो रहे हैं प्रोसेस से। ये क्या हो गई? आपने पॉडकास्ट लेने की स्किल हासिल कर ली। ये कब होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम करेंगे नहीं, कूदेंगे नहीं, बार बार नहीं करेंगे, तब तक नहीं होगा। मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है प्रफुल्ल बिल्लोरे, वो एक बहुत अच्छी बात बोलता है कि कोई भी काम, बड़ा काम मत करो, छोटा काम बार बार करो। राइट। छोटा काम बार बार करते जाएंगे तो वो हमारी स्किल बन जाएगी। इसलिए स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है और वही आगे जाके हमें जॉब्स या अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं वो, या किसी भी काम को हम करेंगे, हम बहुत दिल से और एक्सपर्टीज के साथ में करेंगे। स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आजकल हमारा पूरा इकोसिस्टम इसी पे ही काम करता है। इसको मैं ऐसे एंड करूंगा कि जिसमें कौशल होगा वही कुशल होगा, जिसमें हौसला होगा वही सफल होगा। मुझे भाई 2023 में जब टेक्नोलॉजी बहुत अपने बूम कर रही है काफ़ी ज़्यादा, इसके साथ में कौन कौन सी ऐसी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आना चाहिए इस डिकेड के लिए? देखिए, समय के साथ में स्किल्स का जो है वो परिभाषा चेंज होती जा रही है। मैं पुराने समय से बात करूं तो पुराने समय में बहुत सारा काम मैनुअल होता था, मैनुअल वर्किंग होती थी, ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत बड़े स्तर पे होता था। फिर उसके बाद में कंप्यूटर्स का जमाना आया, तो कंप्यूटर्स को ऑपरेट करने की स्किल्स जो हैं वो रेलेवेंट होने लगी और उस पर बहुत सारी वर्कफोर्स की जरूरत होने लगी। आज उन कंप्यूटर्स के भी हम एडवांस्ड वर्जन पे जाते जा रहे हैं और उस पे भी हम लोग को अपने आप को कहीं ना कहीं अकोमोडेट करना रहेगा और उसी पे हमको काम करना रहेगा। तो 21st सेंचुरी की स्किल्स जो है वो वही है जो आज की डिमांड है। हम बहुत सारे आजकल अच्छे वर्ड सुनते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, राइट, चैटबॉट्स, रोबोट्स, AR, VR, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, दिस ऑल आर हियर टू स्टे। ये आज हैं और आगे आने वाले अगले 10 साल तक रहने वाली है। तो इन्हीं से संबंधित जो चीजें हैं वो हमको सीखना है। ये 21st सेंचुरी की स्किल्स बोलेंगे। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हर समय रेलेवेंट थी और रहने वाली है वो है पीपल मैनेजमेंट स्किल। कैसे आप लोगों से बात करते हो, उनके साथ में कैसे काम करते हो, उनको कैसे हैंडल करते हो, यही जाके एक बहुत कोर लेवल पे हमारे साथ में रहेगी। आजकल की जनरेशन चूंकि बहुत टेक्नोलॉजी के साथ में इतनी इन्वॉल्व हो गई है कि उनके दोस्त ये मोबाइल फोन हो गए। राइट, तो वो मोबाइल फोन हो गए हैं तो उनको मोबाइल से बात करने की तो बहुत अच्छे से आदत है। राइट, मतलब स्क्रीन से तो बहुत अच्छे से बात करते हैं,
बट जब एक्चुअल व्यक्ति सामने आता है तो उनसे वो इंटरेक्शन नहीं हो पाता, और वहां पे फिर बहुत सारी चीजें अटक जाती, क्योंकि अल्टीमेटली आप कितनी भी टेक्नोलॉजी यूज करो, इंटरेक्शन तो ह्यूमन से होना है। आपके पॉडकास्ट का नाम भी है आशीष इंटरेक्शन, है ना? तो हम ह्यूमन से ह्यूमन इंटरेक्शन हो रहा है यहाँ पे। यही एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें, जिस पे धीरे धीरे समय के साथ में काम करना है, और उस पे आगे बढ़ते हैं तो हमारे बाकी चीजें जो है दैट विल एक्ट एज अ चेरी ऑन द केक। आपने बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग थोड़ी बहुत नॉर्मलाइज हो रही है, चैट बॉट बहुत नॉर्मलाइज हो रहा है। मुझे चैट जीपीटी पर भी आपसे बात करना है, बट पहले मैं चाहूँगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस टर्म को आप समझा दीजिए हमारी ऑडियंस को। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब शब्द से थोड़ा सा हम उसको संधि विच्छेद करते हैं, उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इंटेलिजेंस रहता है एक ह्यूमन इंटेलिजेंस, जो हम देखते हैं, उससे हम लोग डेटा हमारे गैदर करते जाते हैं, प्रीवियस हमारे पास डेटा होता है हमारे दिमाग में, और उसके हिसाब से हम लोग जो है वो काम करते हैं। जैसे एक ट्रायंगुलर चीज जमीन पे टिकी हुई है या किसी बेड के ऊपर टिकी हुई है, और बच्चा जब उसको हाथ लगाता है और वो उसको गरम गरम लगती है, वो उसके दिमाग में उसका एक एक्सपीरियंस बन जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं प्रेस, जिससे हम लोग स्त्री जिसको बोलते हैं। एक बार जब वो हाथ लगाता है तो उसका क्या बन गया, वो उसका इंटेलिजेंस बन गया। अब आप जीवन में जब वो खड़ी हुई प्रेस रहेगी, वो आप उसको कभी हाथ नहीं लगाओगे। ये क्या हुआ, हमने डेटा गैदर कर करके जो हमारे एक्सपीरियंसेस है उससे हमने अपना एक डिसीजन मेकिंग इंजन बनाया, और वो हमारा ह्यूमन स्किल है या ह्यूमन इंटेलिजेंस है। जब यही इंटेलिजेंस हम कंप्यूटर के अंदर इन्वॉल्व करना चाहते हैं कि थ्रू सम प्रीवियस डेटा और अ सेट ऑफ प्रीवियस मिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स, जब हम उसके हिसाब से आज नहीं आती हुई सिचुएशन को हम इंप्लीमेंट भी करें और फ्यूचर को प्रेडिक्ट भी कर सके प्रिसीजन के साथ में, ये जो है इंटेलिजेंस को हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहेंगे। ये वो विधा है जो नॉर्मली काम करने के साथ में हमें बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देती है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। पहले क्या होता था कि हम लोग बहुत सारी मशीनें यूज करते थे, मशीनें खराब हो जाती थी, और खराब होने के बाद में पता चलता था, और उसको फिर हम लोग को 10-15 दिन में सुधारते थे। उससे हमारी जो एग्जिस्टिंग वर्क है वो अफेक्ट होता था। टेक इट एग्जाम्पल ऑफ अ इंडस्ट्री। एक बहुत बड़ी मशीन काम कर रही है और वो चलते चलते बंद हो गई। अब वो बंद हो गई तो उसमें 15-20 दिन का लाखों करोड़ों का प्रोडक्शन रुक जाएगा। बट थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पास में सेंसर्स होंगे, प्रीवियस डेटा होगा, उसको हीट, उसका ह्यूमिडिटी, उसके अलग अलग पैरामीटर्स को हम लोग इवेल्युएट कर रहे हैं, तो हमारा सिस्टम प्रीवियस डेटा के हिसाब से पहले ही बता देगा कि खराब होने वाली है। तो खराब होने वाली है तो हम उसको हम क्योर समय पे कर सकेंगे, जिससे लाखों करोड़ों का जो नुकसान है वो बच जाएगा। तो ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी चीज को हम लोग कहते हैं, और इससे बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हम लोग अचीव कर पा रहे हैं। मेडिकल की फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में, इंडस्ट्री की फील्ड में, हर जगह इसके बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। इसलिए इट इज हियर टू स्टे। एआई को लेकर ना एक बात भी चलती है कि एआई आने वाले टाइम में जाके कई सारी जॉब्स को खा जाएगा, कई सारी जॉब्स को खत्म कर देगा। डू यू थिंक द सेम? इसके ऊपर आपका क्या टैग? ये क्वेश्चन मेरे से ऑलमोस्ट हर सेशन में पूछा जाता है। चूंकि मी बीइंग फ्रॉम अ रोबोटिक्स बैकग्राउंड, तो ये क्वेश्चन वाजिब है कि भाई आप रोबोट तो बना के दे रहे हो पर जॉब भी खा रहे हो। तो देखिए, ये इसका कोई भी आंसर 0-1 में नहीं है। मैं बोलूंगा कि एग्जिस्टिंग जॉब जा रही है, बट नई टाइप की जॉब भी आ रही है। हमें समय के साथ में अडाप्टेबल होना पड़ेगा। मोनोटोनस सेम टाइप की वर्किंग, जिसमें एक समय के बाद में प्रैक्टिस होना स्टार्ट हो जाती है, दिमाग कम लगता है, वो 100% जाने वाली है। पर जहां ह्यूमन टच होता है, जहां पे ह्यूमैनिटेरियन टच है, इमोशंस है, योर कंप्यूटर कैन नॉट मिमिक इमोशंस, ह्यूमन इमोशंस। नहीं तो लोग कंप्यूटर से शादी करना चालू कर देंगे। इंसान इंसान से ही शादी करेगा, इंसान इंसान से ही बात करेगा। तो ये जो इमोशंस है ना, वो हमेशा रहने वाले हैं। तो इमोशनल बेस्ड जॉब्स विल बी हियर। टाइप्स जरूर चेंज होने वाले हैं। मैं इसका एग्जांपल देता हूं। पहले जब रजिस्टर्स पे काम होते थे, बहुत सारा काम रजिस्टर्स पे होता था। हमारे पिताजी की जनरेशन पे लोगों ने खूब रजिस्टर मेंटेन करे बड़े बड़े सरकारी दफ्तरों में। वो रजिस्टर से कंप्यूटर्स आए, तब भी लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा था
क्यों पूछा था कि यार ये कंप्यूटर वाले जॉब्स आ जाएंगे और ये तो हमारी जॉब खा लेंगे। पर आज की डेट में देखो तो सबसे ज्यादा जॉब किस पे है? कंप्यूटर बेस्ड जॉब्स हैं आज की डेट में सबसे ज्यादा। मतलब जॉब का प्रकार, टाइप चेंज हो गया। उस समय जिन्होंने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया था नई चीजों के ऊपर, वो आज भी रेलेवेंट है। यही ट्रांजिशन आज हम नए टाइप की जॉब्स की तरफ देखने की तरफ जा रहे हैं। अगले 10 साल में हमें नए टाइप के जॉब्स देखने को मिलेंगे। ह्यूमन हमेशा रहेगा। आप एग्जांपल अभी आपने शब्द यूज करा चैट जीपीटी, उसके ऊपर हम बात करेंगे, बट उस सिस्टम को चलाने के लिए भी तो आपको कोई ना कोई लोगों की जरूरत पड़ेगी। राइट, इंसानों की जरूरत पड़ेगी। तो जो सजग है अपने आप को चेंज कर सकता है, मार्केट के हिसाब से अडॉप्ट हो सकता है, उसके लिए परेशानी नहीं है। आई ऑल्सो बिलीव कि अगर आप अडॉप्ट करते जाते हैं, नई स्किल्स को एड ऑन करते जाते हैं अपने अंदर, तो वो उस कैरियर के अंदर फिर आप लॉन्ग लास्टिंग तरीके से रुक सकते हो। बिल्कुल सही। लेट्स से चैट जीपीटी के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा कि चैट जीपीटी के ऊपर आपके क्या व्यूज़ है, क्योंकि 2023 के स्टार्ट होते से ही चैट जीपीटी एकदम से बूम किया मार्केट के अंदर और पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड एक तरह से हिल गया, फ्रीलांसर्स काफ़ी हिल गए थे। क्या चैट जीपीटी, पहले ये समझा दीजिए चैट जीपीटी है क्या, आपने इसको कैसे एक्सप्लोर किया है, और क्या चैट जीपीटी सच में कई सारी जॉब्स को खा सकता है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इट्स अ बज़ ऑफ अ टाउन, ऐसा बोल सकते हैं। चैट जीपीटी 2023 की वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट न्यूज़ में से एक है। हर कोई उसको एक्सप्लोर करना चाहता है। हम ह्यूमन बाय डिफॉल्ट क्रिएटिव नेचर के हैं, एक्सप्लोरिंग नेचर के, तो हम उसको देख रहे हैं। चूंकि वर्ल्ड के बड़े जायंट्स लोगों ने इसको बनाया, तो इसकी मार्केटिंग भी बहुत अच्छे से हुई और अंदर तक लोग आने लगे। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों के मिक्स विचार हैं, मेरे भी इसमें मिक्स विचार है। मैं हमेशा 0-1 पे बिलीव नहीं करता, कहीं ना कहीं बीच में होती चीज़ें। तो चैट जीपीटी जनरली हम बोलते हैं कि एक एआई इंजन है, जो कि हमारे जो भी नॉर्मल, जैसे कंटेंट राइटिंग फॉर एग्जांपल हम ले, तो हमारा सिस्टम इतना ज़्यादा ट्रेंड हो चुका है कि हम उसको कॉन्टेक्स्ट अगर किसी भी सिचुएशन का देते हैं, तो वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हमें एक ह्यूमैनिटेरियन टच वाली स्टोरी आउटपुट में या कंटेंट के रूप में निकाल के देता है। सपोज हमने उसको बोल के दिया कि मुझे आप एक मंकी के ऊपर स्टोरी बना के दो जो कि छत के ऊपर खड़ा है, तो ये आपने उसको दिया, उसने उस कॉन्टेक्स्ट को समझा, जिसको हम लोग नॉर्मल टेक्निकल भाषा में बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। उसने लैंग्वेज को प्रोसेस करा और प्रोसेस करके उसका कॉन्टेक्स्ट निकाला और कॉन्टेक्स्ट निकाल के आपको एक स्टोरी बना के दे दी। तो ये एक तरीके से एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जिनको रेगुलर कंटेंट में काम करना है, मार्केट में अपने आप को रेलेवेंट रखना है, लोगों से कन्वर्सेशन करना है, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। बट फॉर द सेक ऑफ टेलिंग, जो कंटेंट राइटर्स हैं, जो एक बहुत सारा मोनोटोनस वर्क उसमें होने लगा है, वहां की जॉब्स जो है वो नो डाउट खतरे में है। अगर मैं इस कॉन्टेक्स्ट की बात करूं, तो वहां पे फिर नए टाइप के इनोवेशंस कंटेंट राइटर को लेके आना पड़ेंगे। लाइक अभी बहुत सारे नए नए ट्रेंड्स चल रहे हैं, मीम्स चल रहे हैं, नई रीसेंट स्टोरीज चल रही है। देखिए, ये पूरा सिस्टम जो है वो डेटा बैक्ड है। अगर आप आज के समय से अपने आप को रेलेवेंट रखते हो, समय के पेस के साथ में अपने आप को रेलेवेंट रखते हो, तो आपकी स्टोरी आपको अभी पूरे देश भर में, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है वो आपको एज अ ह्यूमन पता है। हो सकता है आपको सिस्टम को 2-3 दिन, 5 दिन, 10 दिन बाद पता चले, तो वो उसके रिलेवेंट स्टोरी उस दिन बाद बना पाएगा। अगर हम आज अपने आप को ऑन टोज रखते हैं, तो हम उसके ऊपर अपना काम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें और क्रिएटिविटी की जरूरत है, ह्यूमैनिटेरियन टच की जरूरत है, इमोशनल एंगल्स की जरूरत है, स्टोरी राइटिंग की जरूरत है, तो हम अपने आप को उसमें रेलेवेंट रख सकते हैं। तो ये मिक्स इसलिए है कि जिनको बहुत बड़ी टीम जो लोग हैंडल नहीं कर सकते, यट एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में, स्टार्टअप की जर्नी में, सेल्फ की जर्नी में, फ्रीलांसिंग की जर्नी में अपने आप को रेलेवेंट रखना चाहते हैं, तो उनके लिए इस टाइप का प्लेटफॉर्म पे जाना बहुत आसान है, सिंपल है, और वो अपने लिए कंटेंट लग के अपने आप को मार्केट में रेलेवेंट रख पाएंगे। अब अगर आप एक फीमेल एंटरप्रेन्योर की बात करो, वो कई सारे फीमेल एंटरप्रेन्योर्स बहुत सारा काम करती, बट शुरुआत में उनके पास में इतना फंड नहीं कि वो एक वीडियो एडिटर को रख सके, वो एक कंटेंट राइटर को रख सके, और स्टार्ट में उनको लगता है कि चलो ठीक है यार, बेसिक कंटेंट भी रहे तो भी चलेगा, तो वो चैट जीपीटी का यूज करके उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज है। सो देयर विल बी 2 टाइप ऑफ ओपिनियन फॉर दैट। एक टाइप के लोगों के लिए वो
बहुत अच्छी चीज़ है। जो रेगुलर वाले वर्क हैं उसके अंदर नो डाउट उसमें लोगों को अपने आप को अपग्रेड करना जरूरी है। Even I have an experience with ChatGPT. एक शूट के लिए बहुत ऐसे अनप्लान्ड था, एंड that was planned in just a fraction of hours, और मेरे पास में टाइम ही नहीं था कि मैं उसकी स्क्रिप्ट या क्वेश्चंस प्लान कर पाऊँ, एंड आई यूज ChatGPT एट दैट टाइम। लास्ट 10 दिन पहले ही मैंने शूट किया था, एंड आई जस्ट क्रिएटेड द स्क्रिप्ट जिसके लिए मुझे 5 से 6 घंटे लगते थे। मैंने वही सारे क्वेश्चन ChatGPT के थ्रू 15-20 मिनट्स के अंदर बनाया। तो आई एक्सप्लोर्ड दिस पार्ट ऑफ ChatGPT। उसके बाद से मैं काफ़ी टाइम से उसको यूज़ कर रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मुदिन भाई, 2018 में जियो के आने के बाद में इंडिया को एक नया इंटरनेट के अंदर एक नई यूँ कहें कि क्रांति आई है कि इंटरनेट बहुत ही सस्ता हो गया, जिसकी वजह से वो पूरे इंडिया के अंदर बहुत एग्रेसिवली फैला है। इस इंटरनेट के चेंज के साथ साथ में आई फील कि वहाँ पे जनरल ऑडियंस के अंदर अवेयरनेस बढ़ी है, इन्फॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा एक्सेस उनके सभी के पास में आ चुका है आज। इस इंटरनेट से आई इस चेंज को आप कैसे देखते हैं? यार ये बहुत पॉजिटिव चेंज है। हम इंडिया हम में रह रहे हैं तो हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने का ये मतलब है कि हर एक इंसान का इक्वल अधिकार है। वैसे ही मुझे लगता है कि इंटरनेट की इस दुनिया में, इंटरनेट के पहले जब इंटरनेट कॉमन नहीं था तो एक मिसमैच था इंफॉर्मेशन की एक्सेस का। जब इंटरनेट इतना वायरल हुआ तो इंफॉर्मेशन की एक्सेस जो है वो एक कॉमन व्यक्ति के हाथ तक पहुंच गई, और उसके कारण नई टाइप की क्रिएटिविटी बाहर आने लगी। हर व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलने लगी। एक गांव में, सुदूर इलाके के अंदर एक गांव में बैठा बच्चा भी अपने आप को रेलेवेंट समझ के वो अपनी स्किल्स को, अपनी क्रिएटिविटी को यूज करके, नॉलेज यूज करके, मार्केट में इजीली एक्सेसिबल है, उसको देख के अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा सकता है। पहले के जमाने में क्या होता था सर कि एक फार्मर की पीढ़ियां फार्मर ही बने रहती थी। क्यों? क्योंकि वो उसी परिप्रेक्ष्य में पले बड़े, उनके पास में उस जगह से छलांग लगाने का समय ही नहीं मिला, क्योंकि डेमोक्रेटाइज नहीं था नॉलेज, वो उसी सिस्टम में थे। पर जब इंटरनेट एक्सेसिबल हुआ तो एक फार्मर का बेटा भी अपने आप को IAS बनने के सपने देखता है, और ऑन द कॉन्ट्ररी एक इंजीनियर अपने आप को फार्मर बनने का सपना देखता है। दोनों ही अपनी जगह पे अच्छे। कई सारे ऐसे इंजीनियर्स हैं जो खेतीबाड़ी वापिस अपना के वहां पे कई सारे इनोवेशंस कर रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं, और वहां पे कम जगह में, कम लागत के अंदर बहुत अच्छे यील्ड्स, जिसको बोलते हैं आउटपुट जो है, वो लेके आ पा रहे हैं। ये अगेन इंफॉर्मेशन एक्सेस के कारण ही हो पाया। इंफॉर्मेशन एक्सेस से लोगों के अंदर नॉलेज आता है, नॉलेज आता है तो क्रिएटिविटी आती है, क्रिएटिविटी आती है तो इनोवेशन होता है, इनोवेशन होता है तो एंटरप्रेन्योरशिप आती है, एंटरप्रेन्योरशिप आती है तो इकोनॉमी बढ़ती है, इकोनॉमी बढ़ती है तो जॉब्स आता है। राइट, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद ईच अदर। तो इट इज अ ट्रू डेमोक्रेटाइजेशन। एक है सरकार का, एक है इंफॉर्मेशन एक्सेस का। और आई थिंक कि इंटरनेट के आने के बाद में ना एक तरह से एजुकेशन हर इंसान तक पहुंच गया है, क्योंकि अगर आपको आज को कुछ भी सीखना है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब। उसी का एक नया वर्जन टेक्सटिंग में ChatGPT आया, जिसको हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। यूट्यूब के आने के बाद ना मुदित भाई, आई बिलीव कि एजुकेशन एक नया यूट्यूब पे मैंने एक सीरीज देखा था, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। जब व्हेन आई वाज नॉट इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम, जब मैं उसके अंदर आया तो वो प्लेलिस्ट ने मुझे अपने स्टार्टअप को खड़ा करने में काफ़ी सारा हेल्प किया है। वो बनाया था वाई कॉम्बिनेटर ने। वाई कॉम्बिनेटर को आप भी आई एम श्योर काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं। वाई कॉम्बिनेटर के बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, वाई कॉम्बिनेटर जो है ना, वो एक बहुत प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टार्टअप्स को अपने सिस्टम के अंदर लेता है, और उस सिस्टम एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू, और जब उस सिस्टम से एक स्टार्टअप बाहर निकलता है तो वो एक रिफाइंड स्टार्टअप होता है, और वो रिफाइंड स्टार्टअप को फिर मल्टीपल अपॉर्चुनिटी वो खुद भी एक्सप्लोर करता है और दुनिया भी उसको अपॉर्चुनिटी देना चाहती है, क्योंकि उन्होंने एक वो मैकेनिज्म बनाया है जिसको हम लोग एक्सेलरेटर प्रोग्राम बोलते हैं या कोहॉर्ट बोलते हैं। उन्होंने एक पारदर्शी एटमॉस्फेयर बनाया जिसके कारण वाई कॉम्बिनेटर का जो कोहॉर्ट या एक्सेलरेटर प्रोग्राम है वो अपनी एक इम्पोर्टेंस दुनिया भर में रखता है। इसलिए लोग प्राउडली अपने स्टार्टअप के आगे वाई कॉम्बिनेटर सिलेक्टेड स्टार्टअप लिखते हैं। जैसे कई सारे लोग अपने नाम के आगे टेडेक्स स्पीकर, जोश टॉक स्पीकर, बहुत सारे नाम डालते हैं। वैसे लोग YC 2022 बैच, YC 19 बैच,
बिकॉज इट होल्ड्स अ क्रेडिबल नेम। तो सिमिलर फैशन में वाई कॉम्बिनेटर ने स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर बहुत काम किया। जैसे आप यूट्यूब चैनल की बात कर रहे थे, यूट्यूब चैनल पे भी उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारा कंटेंट दिया हुआ है। जो लोग डिसिप्लिन के साथ में उस कंटेंट को रेगुलरली कंज्यूम कर सकते हैं, उनके लिए बहुत फायदा है। यूट्यूब के लर्निंग के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्लॉ जो मुझे समझ में आता है, या मैं ऐसा समझूंगा जो इंडिविजुअल लेवल पे है, वो ये है कि उसके अंदर जो कंटिन्यूअस है, रेगुलरिटी जो है वो नहीं बन पाती। क्योंकि YouTube बाय डिफॉल्ट जो है वो एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म नहीं है, YouTube जो है वो एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है। तो आपको 2 वीडियो दिखाने के बाद में हो सकता है वो एक डांस नंबर दिखा दे या एक मूवी का ट्रेलर दिखा दे। नो डाउट वो आपके सर्चिंग पैटर्न्स को रीड करता है और वही चीज दिखाने की कोशिश करता है जो आपके इंटरेस्ट की हो, बट बीच में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। तो उन डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम करके अगर हम रेगुलरिटी बना लें उसके अंदर, तो YouTube से अच्छा लर्निंग प्लेटफॉर्म मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में कोई है। जो आपने बताया कि वो आपके सर्च पैटर्न्स को फॉलो करता है, आई थिंक कि वो पूरा पैटर्न बनता है एल्गोरिदम से, यूट्यूब एल्गोरिदम। यस, यूट्यूब एल्गोरिदम्स से आपकी क्या व्यूज है? यूट्यूब एल्गोरिदम्स कैसे काम करता है, और उसके साथ ही आप एल्गोरिदम्स के बारे में भी थोड़ा हमारी ऑडियंस को पहले आप बताइए। देखिए, एल्गोरिदम इन अ नॉर्मल सेंस समझें तो एक सेट ऑफ पैटर्न्स है। एक पैटर्न्स है जिस पैटर्न के माध्यम से कोई काम हम करवाना चाहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग प्रोग्रामिंग की भाषा में, कोडिंग की भाषा में, जो इसको हम एल्गोरिदम कहते हैं कि भाई आपके सामने कोई प्रॉब्लम है, उसको सॉल्यूशन देने का एक तरीका होगा, उस तरीके को स्टेप बाय स्टेप कैसे आप सॉल्यूशन दोगे, उसको हम लोग एल्गोरिदम बोलते हैं। अब एल्गोरिदम्स का नेचर और कॉम्प्लेक्सिटी समय के साथ में बढ़ती जा रही है। यूट्यूब की एल्गोरिदम्स है, उसको जो गूगल की टीम है उन्होंने इस टाइप से बनाया है जिससे जो व्यक्ति है, जिसका अकाउंट है, वो क्या सर्च कर रहा है, उसका क्या इंटरेस्ट है, उसने कितने वीडियोस देखे, कितने समय तक देखे, किन टाइप के कंटेंट को वो समझना चाहता है, देखना चाहता है, इसकी हर चीज की वो नोटेशन करते जा रहा है। और वो नोटेशन के हिसाब से जो उसका, चूंकि ये पूरा एल्गोरिथम के अंदर फीड होते जा रहा है ये कि इस टाइप की अगर चीजें हो तो यूजर को आपको ये टाइप की चीजें दिखानी है। प्रोग्रामिंग की भाषा में इसको अगर या इफ स्टेटमेंट कहते हैं कि इस टाइप की इफ स्टेटमेंट्स अगर हो तो यूजर को ये टाइप की चीजें दिखाना, और ये कंटिन्यूअसली फीड होते जा रहा है। आपके जो सर्चिंग पैटर्न है वो उसके पास में आते जा रहे हैं और उसके हिसाब से वो रिफाइंड कंटेंट दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए, ह्यूमन बीइंग भी जो है ना वो भी चंचल है। उसको आज एंटरप्रेन्योरशिप की वीडियो देखना है और हो सकता है कल अरिजीत सिंह के गाने सुनना है नहीं, तो एल्गोरिथम को ये देखना भी है कि ये किन किन टाइप की, इसकी म्यूजिकल इंटरेस्ट भी है और इसको एंटरप्रेन्योरशिप का इंटरेस्ट भी है। फिर उसके बाद में उसको एक कोई साईफाई मूवी देखना है तो उसका वो भी इंटरेस्ट है। तो एल्गोरिथम कंटिन्यूअसली अपने आप को ट्रेन करती जा रही है कि इसको ये टाइप की चीजें देखना है, तो फिर वो कई सारी चीजें एज अ पॉपअप दिखाते जाता है। जैसे मुझे एग्जाम्पल चरका खाना पसंद है, तो आप क्या करोगे, आप मेरे सामने भजिए ला के रखोगे, फिर आप मुझे थोड़ा देने की, मैंने तो तब एक चीज खा के बोला अरे यार बहुत अच्छा है, तो आपने क्या करा, यार इसको चरका पसंद है तो और चीज लेके आओ। फिर उसमें बोला नहीं ये नहीं अच्छा है, फिर आप दूसरा लेके आए, फिर मुझे ये पसंद आया, तो फिर मुझे और समझ में आया कि चरके के अंदर भी इनको जो है थोड़ा सा इंदौरी नमक पसंद है, तो फिर आप वो दूसरी चीज लेके आए। तो ऐसे एल्गोरिथम भी जो है वो डेटा के साथ में लेती जा रही है और उसके हिसाब से रिफाइंड आउटपुट जो है वो हमको देना चाहिए। इसके पहले हमने स्टार्टअप के बारे में काफ़ी बात की, वाई कॉम्बिनेटर की जब बात हुई, मैं चाहूँगा यंगोवेटर जो आपका स्टार्टअप है, और यंगोवेटर पहले आप हमारी ऑडियंस को समझा दीजिए क्या है और इसके थ्रू आप क्या विजन देख रहे हैं। देखिए, यंगोवेटर एक रिवॉल्यूशन है। आज हो सकता है मेरे दिमाग में है और मेरे आसपास की टीम के दिमाग में है, बट हम इसको एक दुनिया का रिवॉल्यूशन बनाना चाहते हैं। ये जैसे नेम सजेस्ट, ये 2 शब्दों से मिलकर हमने बनाया है, यंग और इनोवेटर। यंग इनोवेटर्स को शॉर्ट फॉर्म करके हमने यंगोवेटर बनाया है। हम इसके माध्यम से इनोवेशन की दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी बनाना चाहते हैं सर। इनोवेशन बच्चा बिट्स एंड पीसेस में अपने बचपन से करता है। कई सारे बच्चे कार खोल लेते हैं, उसकी मोटर्स को चलाना देखना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें, छोटी मोटी चीजें करते हैं। कई सारे लोग आपके, और मतलब मैं थोड़ा सा एज में बड़ा हूँ बट आप, आई एम श्योर आपने भी करा होगा, कई सारे लोग फैन खोल लेते हैं, अंदर देखने की इच्छा रहती है कि ये क्या है। पहले के जमाने में हमारे साथ टीवी खोले थे, बड़े बड़े टीवी आते थे, उसको खोल लेते थे। तो ये क्रिएटिविटी है, क्रिएटर्स माइंड है, ये क्रिएटिविटी वाला माइंड है, और बच्चा इसके माध्यम से अपनी क्रिएटिविटी और क्यूरोसिटी को कुछ उसमें आगे बढ़ना चाहता है। बट क्या होता है,
नॉर्मल केस में वो क्यूरोसिटी जो है ना वो उन्हीं टाइप की 2-3 चीजों में सीमित रह के खत्म हो जाती है। पर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी उस क्यूरोसिटी को अगर आगे एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कराया जाए तो वो दुनिया के लिए बड़े बड़े इनोवेशंस कर सकते हैं। तो हमारा मिशन ये है कि हम इन यंग क्यूरियस माइंड को एक प्लेटफॉर्म दें, एक इकोसिस्टम प्रोवाइड कराएं, जिससे वो आए, वो गलतियां करें, सीखें, बातचीत करें, दुनिया को दिखाएं, रिपीट करें, चेंजेस करें और इन टाइप के ग्राउंड लेवल इनोवेशंस को आगे बढ़ाएं। इनोवेशन में जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया कि इनोवेशन से बहुत सारी प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। इनोवेशन से एंटरप्रेन्योरशिप से जॉब और जॉब से ओवरऑल हमारी देश की इकोनॉमी। इसका बेस्ट एग्जांपल है सर इजराइल के अंदर स्कूल लेवल से बच्चों को नई चीजें करने की अनुमति दी जाती है, उनको गलतियां करने का मौका दिया जाता है। हमारा सिस्टम आजकल क्या है, बच्चों को जब हम पेरेंटिंग भी करते हैं ना तो क्या होता है, जरा सा बच्चे ने कोई ये गिरा दिया, अरे गिराया क्यों तुम नहीं है। हम बच्चों को गलतियां ही नहीं करने देना चाहते सर। जब वो गलती नहीं करेगा तो वो सीखेगा कैसे? उसका क्यूरियस माइंड था तो वो कुछ कर रहा था और करने में तो गलतियां होंगी सर। राइट। हम वो एक ओपन प्लेटफॉर्म बच्चों को जो क्यूरियस माइंड है उनको देना चाहते हैं, ऑनलाइन भी देना चाहते हैं और ऑफलाइन भी देना चाहते हैं। इसीलिए हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने के लिए एनीबडी एंड एवरीबडी हु इज अ इनोवेटिव सोल, वो यंगोवेटर का पार्ट बन सकती है, वो अथॉरिटी ले सकती है और अपने इकोसिस्टम के अंदर इनोवेशन को आगे बढ़ा सकती है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड इट्स अ मिशन एंड इट्स अ रिवॉल्यूशन। इट्स अ प्योरली अ कम्युनिटी प्लेटफॉर्म। हर बड़े मूवमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड इज अ कम्युनिटी। महात्मा गांधी जी ने अपनी कम्युनिटी बनाई, पूरे देश को जगाया, देश एक कम्युनिटी के रूप में भारतवर्ष को आजाद कराने में लगा और हमने अपने देश को आजाद कराया। आप जितने धार्मिक मूवमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड देखोगे सब एक कम्युनिटी है। सर स्कूल एक कम्युनिटी, स्कूल में आप क्या करते हो? स्कूल में क्या करते हैं हम? स्कूल में सिर्फ टीचर से पढ़ने जाते हैं क्या? स्कूल में बच्चा और टीचर से पढ़ने के साथ में बहुत सारी इनडायरेक्ट चीजें करता है, बताता हूं मैं। वो अपने दोस्त बनाता है, पीयर लर्निंग करता है, लाइक माइंडेड बच्चों के साथ में बैठना उठना स्टार्ट करता है, वो अपने कैंटीन में जाके नए आइडियाज के ऊपर डिस्कशन करता है, डिस्कशंस के साथ में नए दोस्तों को, नए लोगों को कैसे, तो इसको पीपल मैनेजमेंट स्किल्स बोलते हैं, वो बनाता है। कई सारे कॉम्पिटिशन्स स्कूल के अंदर होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करता है। जो एनुअल फंक्शंस होता है उसके अंदर डांस के अंदर, म्यूजिक के अंदर अपने आप को इवॉल्व करता है, तो कॉम्पीट करता है। ऐसे कई सारे अनगिनत काम वहां पे स्कूल के अंदर करता है, तब जाके वो एक टोटल पर्सनालिटी बन पाता है। कॉलेज भी क्या है, वो भी तो वही है। ऑनलाइन के अंदर जब सर ये ऑनलाइन के बहुत सारा चल रहा था, मिड में थे हम लोग, ऑनलाइन तो हो जाएगा, ऑनलाइन से सब कुछ कर लेंगे। कोविड ने क्या करा, ले पूरा ऑनलाइन। तब समझ में आया कि ऑफलाइन की क्या कीमत है, ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन की क्या कीमत है। तो जो कम्युनिटी है वो हम इन टाइप के इनोवेटिव लोगों की, लाइक माइंडेड बच्चों की कुछ कम्युनिटी बनाना चाहते। वन मोर थिंग, जो आपने ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बोला, इस वक्त जब 2019-20 के अंदर एडटेक अपना बूम कर रहा था, तो कई सारे ऐसे प्रोजेक्शंस थे कि एडटेक जो है 2025 तक और ज़्यादा बूम करेगा। बट इन मिड ऑफ दैट 2022-23 के अंदर बहुत सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं, स्पेशली एडटेक इंडस्ट्री के अंदर। एडटेक को लेकर आपका क्या व्यू है कि क्या एडटेक आगे भी इसे सर्वाइव कर पाएगा? देखिए क्या है, अभी हम लोग आजकल जो है ना वो टर्मिनोलॉजी के ज़माने में चल रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा, पहले मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन हुआ करता था, एक टर्म जो एक दूसरे से मशीन आपस में बात करती है शुरुआत, उसका नया टर्म दे दिया IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो वो वजह चल गया। सर एडटेक जो है वो समय से है, टेक्नोलॉजी उसके अंदर ऐड हो गई। तो एजुकेशन तो हमारा कोर है सर। दो चीजें कभी आप खत्म नहीं कर सकते, एक लोग खाना, तो फूड जो बिजनेस है वो हमेशा रहना है, और लोग पढ़ना बंद नहीं कर सकते। तो जो एडटेक के अप्स एंड डाउन्स की आप बात कर रहे हो, ये एक साइकिल है। एक साइकिल ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। बट एजुकेशन इज हियर टू स्टे, वो तो रहना ही है। क्या हुआ, कई सारे मार्केट प्लेयर्स ने अपने अपने मॉडल टेस्ट करना स्टार्ट किए। वो मॉडल टेस्टिंग स्टार्ट हुई, उसमें से कुछ टेस्टिंग जो है वो सक्सेसफुल हो गई, बहुत सारी फेल हो गई।
लोगों ने उन पे विश्वास किया तो वो चलते चलते उनके जो रिलेवेंट आउटपुट वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उस तरीके से ना आए, तो नहीं आए, तो इसलिए उनको ले ऑफ करना पड़ा और एक थोड़े से मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट बंद होना चालू हो गए। बट इससे क्या आप ये बोलेंगे कि लोग पढ़ना बंद कर देंगे? नहीं। तो आज इस समय में जो खड़ा हुआ है फर्म बैकग्राउंड लेके, फर्म स्टैंडिंग लेके, और जिसने अपने बिजनेस को सॉलिड बैकग्राउंड के साथ में बैक किया है और जो वैल्यू देना चाहता है, इंपैक्टफुल वर्क करना चाहता है, सर स्टार्टअप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाउ मच वैल्यू यू आर क्रिएटिंग। तो वैल्यू तो क्रिएट करना पड़ेगी, आप सिर्फ पैसा लेके बेवकूफ नहीं बना सकते। तो अगर आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हो और आप आज इस समय खड़े हुए हो हाथ से हाथ पकड़ के कोलैबोरेशंस एंड पार्टनरशिप्स के साथ में, तो आपका फिर वापस समय आएगा। मेरे एक फ्रेंड है, बहुत अच्छे दोस्त हैं, एनर्जी के अंदर काम करते हैं, मनीष डबकारा जी, क्या एनर्जी सॉल्यूशन करके उनकी कंपनी है, आज पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। वो एनर्जी के अंदर 2011 से काम कर रहे हैं। जिस समय दूसरी बहुत सारी एनर्जी की कंपनी थी, उन्होंने क्या किया, वो एनर्जी कंपनी, बहुत सारी दूसरी कंपनी ने अपनी एनर्जी क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट और उससे संबंधित काम है, तो उन्होंने उसको बंद कर दिया। वो खड़े रहे, एक ही जगह पे खड़े रहे, काम करते रहे। 2018 के अंदर गवर्नमेंटल वर्ल्ड लेवल पे पॉलिसी चेंजेस आए, उस समय ये एकमात्र कंपनी जो थी वो खड़ी हुई थी, उनको सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट मिले। 2021 में उनका आईपीओ आया, 140 रुपए का आईपीओ आया, और आज की डेट में 1.5-2 साल के अंदर 2,500 से ऊपर का आईपीओ है, मतलब जो उनके शेयर के प्राइस की वैल्यू है। तो सर खड़े रहना जरूरी है और वैल्यू देना जरूरी है। तो ये सब डाउन टर्न सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। उदित भाई, जो क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी की हम बात कर रहे थे, क्यूरियोसिटी के ऊपर मैंने अपने स्कूल लाइफ के अंदर एक बात पढ़ी थी, एक वॉल के ऊपर वो बात ली हुई थी, जिज्ञासा ही जीवन है, मतलब क्यूरियोसिटी इज़ लाइफ। और उसके बाद से मैंने सबसे पहले क्यूरियोसिटी का मतलब मुझे नहीं पता था, तो मैंने उसको गूगल किया और मैंने उसको पूरा चेक किया कि जिज्ञासा क्या होती है, क्यूरियोसिटी, क्यूरियस माइंड कैसा होता है, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। उसके बाद से मैंने थोड़ा सा क्यूरियोसिटी को अपने अंदर डेवलप किया। जितने भी पॉडकास्ट गेस्ट से मैं आज मिलता हूँ, उन सबकी सक्सेस में अगर मैं एक चीज़ कॉमन देखता हूँ, वो चीज़ कि हर इंसान क्यूरियस रहे अपनी पूरी थ्रू आउट दिस जर्नी के अंदर। आपके हिसाब से क्यूरियोसिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, एंड आप कैसे देखते हैं क्यूरियोसिटी की इस टर्म को? देखिए, जो जिज्ञासु व्यक्ति नहीं है ना, वो मरा हुआ है, वो खा रहा है ना। आप सब एक इमेजिन करो, जो जिज्ञासु नहीं है वो क्या करेगा? खाना खाएगा, सो जाएगा। राइट। खाना खाने का सिर्फ वो अपना इंतजाम कर लेगा कि कहीं से पेट भरा जाए और सोएगा। उसका जो जीवन का मतलब है, जिसके लिए वो अस्तित्व में है, वो नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम अपने आप से पूछते, भाई मेरा नाम मेरे पिताजी माताजी ने तो मुदित रख दिया, बट मैं कौन हूँ, हु आई एम, ये प्रश्न खुद से पूछना बहुत जरूरी है। और यहीं से पहली जिज्ञासा स्टार्ट होती है, क्यूरियोसिटी स्टार्ट होती है। और इसी के सॉल्यूशन के लिए हम पूरी दुनिया में बहुत सारे काम कर रहे हैं, मैं भी उस दौड़ में हूँ। उसके सॉल्यूशन कई सारे काम करके लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। कई सारे लोग उसको बोलते हैं कि मैं उस सीमा तक, ऊपर तक पहुंच जाऊं, शायद वहां पे पता चल जाएगा कि इसका क्या मतलब है। कई सारे लोग स्पिरिचुअलिटी में उसका आंसर ढूंढते हैं। तो अलग अलग तरीकों से लोग उसी का आंसर ढूंढ रहे हैं। तो जिज्ञासा तो मुझे लगता है होना ही है। जो जिज्ञासु नहीं होता है वो नीरस हो जाता है व्यक्ति, उसके अंदर रस नहीं रह जाता। मेरी बात समझ रहे हैं आप? वो क्यूरियोसिटी तो किसी भी प्रकार की जो है वो जननी है, मतलब कोई भी चीज के लिए। तो आपके हर चीज को कुछ ना कुछ करने के प्रति लालसा होना, जिज्ञासा होना, उसको करने की तरफ आगे बढ़ना, और फिर रिजल्ट क्या होंगे वो समय के साथ में देख लेना। यही हम ह्यूमंस करते हैं। आई थिंक कि अपकमिंग जनरेशन जो अभी यंग स्टार्टअप फाउंडर्स आ रहे हैं, रिसेंटली मैंने शार्क टैंक बताया था, देयर वाज एन 18-year-old स्टार्टअप फाउंडर, और जिन्होंने 8 साल की जर्नी से ही पैसा कमाना या एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट कर दी थी। और वो क्यूरियोसिटी एक यंग जनरेशन के अंदर देखी भी जा रही है, बट वहीं सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड भी यंग जनरेशन है। इसके ऊपर आपका क्या टैक है कि उनको वापस से ट्रैक पे कैसे लाया जा सकता है? दो पेंडुलम में वर्किंग हो रहा है। पेंडुलम में कैसे वर्किंग हो रहा है कि भाई एक तरफ बच्चे जो हैं वो जिज्ञासु भी हैं, कुछ ना कुछ आगे काम करना चाहते हैं, और एक तरफ डिस्ट्रैक्शन भी बहुत है, क्योंकि हर एक नई चीज अपने डिसएडवांटेजेस भी लेके आती है। कोई भी नई चीज आप करते हो तो उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं, है ना। एक नई सिटी बसाओगे तो हो सकता है वहां पे चोर भी आएंगे, वहां पे दूसरी चीजें भी होंगी। तो आपको उन दोनों के बीच का संतुलन बना के रखना है। जो आज की नई जनरेशन्स हैं उसमें डिस्ट्रैक्शंस के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स जरूर हैं। एज अ सोसाइटी बहुत सारे लोगों का उसमें योगदान होना चाहिए,
जिससे हम हमारी जनरेशन को ऑन ट्रैक ला सके। देखिए, और वो कौन कौन लोग हैं मैं बताता हूँ, बट इंडिया का सबसे बड़ा आज की तारीख में सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट क्या है? हमारे यहाँ के यूथ। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट यंगेस्ट कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर यहाँ के यूथ अपनी एनर्जी को चैनलाइज करके सही दिशा में काम करते हैं तो हम वर्ल्ड लीडर बनने की दिशा में आगे तो बढ़ चुके हैं, हम जल्दी बन सकते। तो अब इसमें कौन कौन लोगों का रोल है? तो बहुत सारे लोगों का रोल है। इसमें गवर्नमेंट अपना रोल जो है वो निभा रही है। इसमें स्कूल्स एंड कॉलेजेस जो हैं वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, या उनको प्ले और अच्छे तरीके से करना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट रोल जो बच्चों के साथ में सबसे ज्यादा लोग रह रहे हैं वो है उनके माता पिता। तो माता पिता को भी इस तरफ सही चीजों का नॉलेज देने के प्रति अपना कर्तव्य निर्वहन जो है वो डेडिकेटेड रूप से करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे बड़ा जवाब कभी किसी को देना है तो वो हमको अपने आप को देना है। तो मैं सभी यूथ से आपके इस पॉडकास्ट से बोलना चाहूंगा कि भाई, आप दुनिया को बेवकूफ बना लो, आप अपने आप को कभी बेवकूफ नहीं बना सकते, या आपको तो हमेशा आपकी सच्चाई या अस्तित्व पता रहेगा। अगर आप आज की चीजों के अंदर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप अपना तो घाटा कर ही रहे हैं, आपके आसपास के इकोसिस्टम का घाटा कर रहे हैं, और अल्टीमेटली शायद ये देश भी जो है आपकी क्वालिटीज को नहीं गैदर कर पा रहा है, या आपका जो इम्पैक्टफुल वर्क आप कर सकते थे वो हो सकता था दुनिया के लिए काम का होता। तो इसलिए हमें अपने आप से प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है, इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। एक कोट है जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, वो ये है कि जो भीतर गया वो भी तर गया, जो अंदर गया वो तर गया। आपने एक बहुत फेमस टीवी सीरियल का नाम सुना होगा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। यस। उनके जो ओनर हैं, जो जिन्होंने इनको बनाया था, जिनके नाम पे बना था, उनसे एक बार क्वेश्चन पूछा कि आपने इसका नाम उल्टा ऐसा क्यों रखा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा? तो बोले कि एक चश्मे से हम दुनिया को देखते हैं, हमें अगर उस चश्मे को हम उल्टा कर लें तो हम अपने आप को देख पाएंगे। राइट। इसको बोलते हैं हम लोग इंट्रोस्पेक्शन। तो हम सभी को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, जिससे हम जो है ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो आएंगे, ह्यूमन है, आएंगे, बट उससे इंट्रोस्पेक्शन करके वापस हम लाइन पे आ सकते। आई थिंक थोड़ा ज्यादा फिलोसॉफिकल है, बट यस, कहीं ना कहीं यही एक परमानेंट सॉल्यूशन मुझे दिखता है जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। वन मोर थिंग, डिस्ट्रैक्शन के बावजूद भी जो काफ़ी सारी यूथ ऐसी है जो एक्सप्लोर कर रही है वर्ल्ड को, नई टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर कर रही है। एंड इसी के लिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो ऐसी इस एज ग्रुप में कि मेजरली 16 to 22-24 की एज ग्रुप के अंदर है, इनको कैसे अपनी एजुकेशन को या अपने कैरियर को प्लान अप करना चाहिए? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज जो है, जैसे हमने बात करा, आज हम इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन में हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत सारी यंग एज ग्रुप में बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि पेरेंट्स भी आजकल नई टेक्नोलॉजी को समझने वाले हैं, वो बच्चों को ओपन एंड देना चाहते हैं, उनको गलती करने का मौका देना चाहते हैं। और ऐसे लोग जब करते हैं तो बहुत सारा काम बहुत सारे यंग जनरेशन में हम अच्छे आउटपुट देख रहे हैं। आपने शार्क टैंक में कुछ लोगों का एग्जाम्पल लिया, तो जो 16 से ऊपर वाले बच्चे हैं, या इवन फॉर दैट मैटर उनसे नीचे वाले बच्चे भी, मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके मन में आ रहा है उनको आपको एटलीस्ट एक्सप्लोर करना चाहिए। आजकल हर चीजें एक्सेसिबल है, तो उनको एक्सेस करके उसमें हमारा इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं, ये हमसे खुद को पूछना जरूरी है। मुझे लगता है थोड़े दिनों बाद आप खुद को जवाब दे देंगे कि हाँ, ये मेरे लिए है या मेरे लिए नहीं है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। नहीं होना, मेरे को ये नहीं करना, ये भी एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन है। वो कब समझ में आएगा, जब आप उस चीज को कर लेंगे। तो डू इट योरसेल्फ, DIY का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो हमारी फील्ड में भी बहुत कॉमन है। जब हम टेक्नोलॉजी पढ़ाते हैं बच्चों को, रोबोटिक्स, IoT, ड्रोन, ये सब चीजें पढ़ाते हैं, तो बच्चे जब तक खुद से नहीं करेंगे उसको थोड़ी पता चलेगा कि ड्रोन कैसे बनता है, कैसे उड़ता है। DIY का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हमारी ऑडियंस, तो DIY जो होता है उसको डू इट योरसेल्फ, खुद से करके देखो। US में बहुत कॉमन है भाई, बच्चों को जो है वो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं, उनके आसपास के उनको औजार दे दिए जाते हैं, उनको बोलो कि आप बनाओ, ट्राई करो, गलती करो, एक्सपीरियंस लो, पूरा बनाओ और रिपीट करो। वहीं से ही आपका जो है कई सारी नई चीजें निकल के आती है। सिमिलरली बच्चों को ये सब चीजें करने के लिए मौका देना चाहिए, देने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। हम लोग ने जो हमारा एक मेकर्स
स्पेस हम क्रिएट करना चाहते हैं। शायद वो एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड होगा, बहुत सारे कुछ लोगों ने मतलब गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिया, बट वो शायद उतने इफेक्टिवली ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे। हम चाहते हैं कि हम एक ओपन स्पेस बच्चों को प्रोवाइड कर दिया जाए और उन ओपन स्पेस के साथ में आइडियाज को ओपन एयर में थ्रो किया जाए कि भाई ये आइडिया इसको बनाना है और ये सब सामान है, अब बनाओ। ओपन गैराज, बच्चे उसमें करेंगे, बहुत सारे गलती करेंगे। मैं कभी भी आउटपुट पे, वो क्या आउटपुट बनाएगा मेरा उसमें कभी इंटरेस्ट नहीं है, बट जो प्रोसेस के थ्रू आउटपुट पहुंचाने की कोशिश करेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो गलतियां करेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब ये मेकर स्पेस बनाने की तरफ बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि यार बच्चे उस तरह सामान उसमें खराब करेंगे। तो हमने बोला कि हमने खराब करने का बजट दिया है, लेट देम डू ऑल द मिस्टेक्स। बोले सर कई सारे बच्चे, हो सकता है आपका सामान चाहे अनचाहे तरीके से चोरी हो जाए। मैंने बोला हमने चोरी होने का बजट दिया है, 100 में से 2 बच्चे के माध्यम से ऐसा गलती से हो सकता है, बट उसके कारण 98 बच्चों को हम उस चीज से वंचित क्यों रखें। तो ये ओपन एटमॉस्फेयर जो है ना, ये बच्चों को दिया भी जाना चाहिए और मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को इस पे करना चाहिए। आपको यूट्यूबर बनना है सर, तो बन जाओ, स्टार्ट करो, आज स्टार्ट करो। दूसरा, हमारे प्रफुल्ल भाई का मैं फिर नाम बोलूंगा, उन्होंने एक बहुत अच्छा टर्म कॉइन किया, आस्क यूनिवर्सिटी। हम इसके अंदर मतलब सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, हम लोगों से पूछते ही नहीं। हमारे आसपास में बहुत सारे लोग जानकार बैठे हुए हैं, तो एक बोलते ना सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी क्या है, तो लोग बोलते व्हाट्सएप। नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट जो यूनिवर्सिटी जिसके ऊपर आप आपके जीवन को बना सकते हो वो है आस्क यूनिवर्सिटी। मुझे अगर पॉडकास्ट स्टार्ट करना है ना, तो मैं हम्बल रूप से सिर झुका के आशीष के पास में जाऊंगा कि आशीष मुझे पॉडकास्टिंग सिखाओ, क्योंकि आपने वो किया है सर। तो सिमिलरली आसपास में बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं, उनसे पूछो, गलतियां करो और उसके बाद में आगे बढ़ो। मुझे लगता है आपका कैरियर पाथ आप खुद चूज करके आगे बढ़ा। एंड आस्क योरसेल्फ, जो आपने बताया, आस्क कम्युनिटी जो आपने बताया, आई थिंक कि आस्क जब आप पूछते हो तो आपकी क्यूरियोसिटी बाय डिफॉल्ट इंक्रीज होती है, बस बाय डिफॉल्ट इंक्रीज होती है। स्टार्टअप के ऊपर मैं फिर से आना चाहूँगा। अगर कोई यंग इनोवेटर है या यंग अगर कोई यंग जनरेशन से अगर कोई बच्चा अगर स्टार्टअप करने के लिए आना चाहता है या एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आना चाहता है, एंटरप्रेन्योरशिप खुद एक स्किल है, ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने पास कुछ सालों के अंदर। एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे सीखा जा सकता है अर्ली स्टेज के अंदर? करके। कैसे? देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरेटिकल नहीं है। कोई भी आइडिया आपको आया या कोई प्रॉब्लम आपको दिखी, उसके सॉल्यूशन आप खोजने की तरफ जाएंगे कि यार ये दिस कुड बी अ सॉल्यूशन। एक हमारे एक रोबोट बनाया है किसी एक स्टार्टअप फाउंडर ने, जिन्होंने जो ये गटर्स होते हैं जो आजकल सिटीज के अंदर जो टैंक सेप्टिक टैंक्स होते हैं, उसके अंदर लोगों को उतरना पड़ता था। बहुत मतलब गंदा स्मेल और वो बहुत सारी चीजें थी उसमें। कई सारे लोग, चूंकि उसके अंदर हार्मफुल केमिकल्स और हार्मफुल गैसेस होती थी, उसमें कई सारे लोगों की मृत्यु भी हो जाती थी। उन फाउंडर्स ने क्या किया, उन्होंने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। उन्होंने एक रोबोट बनाने की तरफ आगे बढ़े कि जो सेप्टिक टैंक के अंदर जाएगा और ह्यूमन इंटरवेंशन करे बिना जो है वो उस सेप्टिक टैंक को क्लीन करेगा। दिस इज अ बिग सॉल्यूशन जो कि उन्होंने आइडेंटिफाई किया। तो एंटरप्रेन्योरशिप, उन्होंने उस प्रॉब्लम को देख के आउटपुट की तरफ अपना फर्स्ट स्टेप लिया, गलतियां करी, लोगों से पूछा, अपना टेक्नोलॉजिकल नॉलेज इंक्रीज करा, लर्निंग करी। लर्निंग इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो जैसा अगर नॉर्मल शब्दों में कहे तो जो चीज आपके दिमाग में आ रही है, अगर कोई प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन आपको दिख रहा है, तो उसके लिए राइट टीम को अपने साथ में जोड़ के, लाइक माइंडेड लोगों को अपने साथ में जोड़ के, उसका एक प्रॉपर सिस्टमेटिक खाका जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चर बनाओ कि भाई हम हाउ वी विल बी एबल टू अचीव इट, उसकी तरफ फर्स्ट स्टेप रख दो। जैसे आप फर्स्ट स्टेप रखोगे, बहुत सारी फॉलो प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, आप सजोगे, आपका दिमाग खुला हुआ है, आंखें खुली हुई है, तो आप उसके तरफ से फिर सॉल्यूशन की तरफ, फिर उनके सॉल्यूशन निकालोगे, फिर एक लेवल आगे बढ़ोगे, फिर दूसरी प्रॉब्लम्स आएगी, उनके सॉल्यूशन निकालोगे। ऐसे करते 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 आप एक परफेक्ट सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ोगे। तो इसी तरीके से होगा। बहुत सारे लर्निंग मटेरियल्स अवेलेबल हैं जिनको आप रीड आउट कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले वाई कॉम्बिनेटर का कंटेंट बताया, ऐसे और भी कुछ अच्छे कंटेंट मार्केट में अवेलेबल हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। टू स्टार्ट विद बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ने के लिए,
तो वो कई सारे लोगों ने खूब मेहनत करी है उसके ऊपर, आप उसको पढ़ सकते हो। जिन्होंने पहले किया हुआ है, जिन्होंने सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल जो हमारी डेफिनेशन है उस इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, जिन्होंने पहले किया हुआ है, उनके इंटरव्यूज को, उनके कंटेंट को, उनकी बायोग्राफीज को, उनके साथ के लोगों को या उनसे बात करके सबसे ज्यादा सीखा जा सकता है, जिसको हम लोग केस स्टडीज बोलते हैं। आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि जो सीरीज हमने बोला वाई कॉम्बिनेटर की, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, हर एंटरप्रेन्योर को अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी स्टार्ट करने के पहले वो सीरीज जरूर देखना चाहिए। हाँ, साथ ही आप आज के ज़माने में बुक्स पढ़ने के साथ साथ आप पॉडकास्ट भी देख सकते हो, क्योंकि हर एंटरप्रेन्योर्स के कई सारे पॉडकास्ट अवेलेबल। बिल्कुल सही बात है, पॉडकास्ट देख सकते हो। इन टाइप के इंटरेक्शंस के अंदर बहुत सारा रॉ कंटेंट निकल के आ पाता है फाउंडर्स के माध्यम से। दूसरा, आप योर स्टोरी जैसा कुछ प्लेटफॉर्म है जहाँ पे स्टार्टअप्स की स्टोरीज निकल के आती हैं, उनको आप पढ़ सकते हो। आप और भी INC क्या ऐसे और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, आई एम श्योर आप लोग को अवेयर भी होंगे, आप उनके ऊपर स्टडी करना पड़ेगा क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। जैसे मैं कभी कोई स्टार्टअप की फंडिंग न्यूज़ सुनता हूँ तो मैं पूरी सबसे पहले उसकी वेबसाइट खोलता हूँ, फिर मैं देखता हूँ क्या उनके कोई इंटरव्यूज अवेलेबल है, क्या उनके कोई पॉडकास्ट अवेलेबल है, क्या इन्होंने कितनी फंडिंग यूज करी, कहाँ से ली, कौन इनके इन्वेस्टर्स हैं। तो आपके फॉलोअप क्वेश्चन आपके पास में इमीडिएटली आना चालू हो जाते हैं। फिर आप अपने नेटवर्क में ढूंढते हो क्या इनका कोई कनेक्शन है, क्या कनेक्शन है तो आधे घंटे का समय लेके उनसे बात कर सकते हैं। क्या बात करने में आपके रेलेवेंट क्वेश्चन, आप सही क्वेश्चन पूछोगे तो सही जवाब मिलेगा। रोबोटिक्स के ऊपर बात हो रही थी, जब मैं व्हेन आई वाज चेकिंग द यंगोवेटर्स वेबसाइट, वहाँ पे मैंने पढ़ा था कि आपको रोबोट मैन भी कहा जाता है। आई वांट टू नो द स्टोरी बिहाइंड द रोबोट मैन, कि वो रोबोट मैन कैसे बने और उसकी स्टोरी क्या है। बहुत इंटरेस्टिंगली लोगों ने अपने आप कुछ सेशंस में मैं गया और लोगों ने उसको कोट करना स्टार्ट किया। इंदौर में बहुत सारे रोबोट्स जो हैं वो फेमस हुए और नेशनल लेवल की न्यूज़ बनी। इंदौर में इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्क्लेव होता है जिसमें वर्ल्ड की बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ उसमें पार्टिसिपेट करती है। तो 2019 में आई गेस हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी जी जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, रजत शर्मा जी जो इंडिया टीवी के एडिटर हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, सिप्ला के चेयरमैन जो हैं मिस्टर हामिद उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो वहाँ पे हमारे रोबोट ने उनको टी सर्व करी थी, वहाँ पे हमारे रोबोट ने बहुत सारे मल्टीपल काम किए थे स्टेज से, और फिर वो नेशनल न्यूज़ बन गई थी। इंदौर पे एयरपोर्ट पे एक रोबोट लगा हुआ है, जिस रोबोट का फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे ऑफिस में बना, और फिर उसके बाद में इंदौर के एक कॉलेज के स्टूडेंट्स ने उसको आइडिएट करके कॉलेज के एसोसिएशन से वहाँ पे इम्प्लीमेंट करा। तो ऐसे बहुत सारे काम जो है रोबोट के नाम से मैंने किए। मेरा हमेशा एक उद्देश्य रहता है जो मैं आपके ऑडियंस को भी शेयर करना चाहूँगा। हमारे पिताजी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख मुझे दी थी, वो ये बोला था कि जो भी काम करो उसको इतना डीप डाइव करो, उसमें इतना घुस जाओ, एंट्रेंच हो जाओ कि लोग उससे आपको जानना पहचानना स्टार्ट कर दें। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने स्कूल लाइफ में मैं चेस खेलना स्टार्ट किया मैंने, तो शतरंज इतना खेला, पूरा स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंडिया लेवल की कंपटीशन, इवन 2 इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट खेले। पूरे आसपास की सोसाइटी में लोग मुझे चेस के नाम से पहचानने लगे। फिर जब कॉलेज में आया तो मुझे रोबोटिक्स में इंटरेस्ट था, तो रोबोटिक्स में इतना काम किया, अंदर तक घुस के हमारे प्रोफेसर से, इंदौर के अलग अलग कॉलेजेस के प्रोफेसर से ज्यादा कि इतना बात करा कि उसको सीखना कि कैसे ये बनेगा। उसके एक लेवल तक पहुंचे, इंडिया के हर एक IITs के अंदर जितने बड़े टेक्नोलॉजी फेस्टिवल होते थे वहां पे भी, इंटरनेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स में भी हम लोगों ने रोबोट प्रेजेंट करा। तो कॉलेज में मुझे रोबोट के नाम से कि यार ये रोबोट वाले लोग हैं, ये रोबोट की टीम है। फिर उसी पे हम लोगों ने, मैंने एजुकेशन में काम करना स्टार्ट किया, तो एजुकेशन हमने रोबोटिक्स का स्टार्ट किया। आज हो सकता है आज लोग नहीं जानते, बट एंटरप्रेन्योरशिप में मैं उस जर्नी पे आगे बढ़ रहा हूँ कि लोग इनोवेशन या एंटरप्रेन्योरशिप की जब बात करें तो एक कोलैबोरेटिव एफर्ट्स में जो टीम काम कर रही है वो टीम का नाम आए कि यस, इनोवेशन में दे हैव क्रिएटेड इम्पैक्ट। तो जो भी करो घुस जाओ अंदर और उसमें इम्पैक्ट क्रिएट करो। लोग जानना चाहिए, लोग जान जाए कि पॉडकास्टिंग इंदौर में, MP में, इंडिया में कोई भी करेगा तो कौन? आशीष। तो आपने सक्सेस, ये एक सक्सेस मापने का एक पैमाना है। रोबोटिक्स के बारे में बात करना चाहूँगा। एक बहुत पॉपुलर मूवी रही है रजनीकांत सर की, रोबोट और रोबोट 2.0। रोबोट मूवी में ना बहुत साईफाई सीन्स है। क्या ऐसे
रोबोट्स बनाने की पॉसिबिलिटीज है फ्यूचर में? क्या ऐसी चीजें हो सकती है इतने सुपर पावरफुल रोबोट्स? देखिए, ह्यूमन जो है ना वो एक क्यूरियस और एक इनोवेटिव माइंड है ना। वो सोचता है और उसको फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। हमने 2008-9 के अंदर बहुत सारी ऐसी साईफाई मूवीज देखी। शायद ऋतिक रोशन की कोई मूवी थी, मैं ज़्यादा मूवी नहीं देखता इसलिए मुझे आइडिया नहीं है, आई एम श्योर आपको नाम पता होंगे। तो वो ऐसी मूवीज थी जिसके अंदर वो ऐसे एक ट्रांसपेरेंट स्क्रीन बन जाती थी सामने और वो ऐसे आवाज आती थी अलग अलग टाइप की क्रिश, और उसके अंदर वो इधर से हाथ से कर रहा है। जब वो 8-9 में हमने देखी थी ना, वो प्योरली साईफाई था। उस समय ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता था। 10 ईयर डाउन द लाइन आज उन टाइप की टेक्नोलॉजीज पे काम हो रहा है। तो मूवीज के अंदर क्या होता है, जो डायरेक्टर है, मूवी का डायरेक्टर या स्क्रिप्ट राइटर, वो अपनी इमेजिनेशन को धरातल पे लाने की कोशिश करता है, मतलब वो दिखाने की कोशिश करता है उसकी इमेजिनेशन को। तो उसमें कई सारे एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट भी यूज होते हैं, पर कई सारे साईफाई मतलब इमेजिनेटरी कॉन्सेप्ट भी यूज होते हैं। तो जो 2008-9 का काम था वो आज रियलिटी में होते हुए दिख रहा है। तो हो सकता है आज जो साईफाई दिखाया जा रहा है या जो आज का इमेजिनेशन दिखाया जा रहा है वो हो सकता है 2030 के अंदर आपको घटित होते हुए दिखेगा। तो इट्स अ इमेजिनेशन। कई सारे डायरेक्टर उसको रियलिस्टिक रखना चाहते हैं, कई सारे बिल्कुल एकदम नेक्स्ट लेवल पे हो जाता है। तो वो एग्जैक्टली आज हो रहा है, जो आपका क्वेश्चन है उसका, जो एग्जैक्टली आज हो रहा है या नहीं हो रहा है वो एक प्रश्न है। कुछ हो भी हो सकता है, कई सारा हो सकता है फ्यूचर में हमको देखने को मिले। बट डू यू थिंक कि अगर इस लेवल पे रोबोटिक्स, एआई जिसके हम बात कर रहे थे, अगर ये इस लेवल पे जाता है तो ह्यूमन सोसाइटी के लिए एक थ्रेट हो सकता है, खतरा हो सकता है? देखिए, ह्यूमन सोसाइटी के लिए थ्रेट तो हो सकता है 100%, मैं इसको नकार नहीं सकता। जब बंदूकें बनी थी तो बंदूकें स्वरक्षा के लिए बनी थी, जानवरों से बचने के लिए बहुत सारे हथियार का उपयोग करा गया। बट बाद में जब बना तो वो लोगों ने आपस में यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया, एक दूसरे के ऊपर भी चलना स्टार्ट कर दिया। तो कोई भी चीज़ हम जब बनाते हैं तो उसके एक उद्देश्य के साथ में जब वो बनती है, बट उसके नो डाउट नेगेटिव यूटिलाइजेशन के भी पॉसिबिलिटी, संभावनाएं रहती हैं। वो जैसे जैसे सामने आती जाएंगी, ह्यूमन जो है उस थ्रेट से प्रिवेंट करने के लिए भी अपने आप को तैयार करेगा, उस पर रिसर्च करेगा, सब कुछ काम करेगा। जैसे हर टेक्नोलॉजी, आप ब्लॉकचेन की बात करो तो आज ब्लॉकचेन जब बन तो गया, बट ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी कैसे इंश्योर होगी, तो उसके टाइप के इंजीनियर्स की जरूरत है, उन टाइप के लोगों की जरूरत है। ब्लॉकचेन को सस्टेनेबल कैसे बनाना है, तो उसके ऊपर उन टाइप के इंजीनियर्स और उन टाइप के लोगों की जरूरत है। ब्लॉकचेन की बैंडविड्थ जाए ना तो उन टाइप के क्लाउड आर्किटेक्ट की जरूरत है। तो हर टाइप की जो भी नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, तो मैंने क्या बोला था, टाइप्स ऑफ जॉब चेंज होंगी। जब रोबोट्स बन रहे हैं तो भाई रोबोट्स अगर कल को हमला कर दे तो उनकी सिक्योरिटी वाले रोबोट भी बनाना पड़ेंगे। राइट। उनको नाकाम करने के लिए बहुत सारी चीजें करना पड़ेगी। वो भी कौन करेगा? आप और हम ही करेंगे, आगे आने वाली जनरेशंस करेंगी। तो एवरीथिंग दैट कम्स अप इन अ पॉजिटिव सेंस हैज इट्स नेगेटिव साइड एज वेल। एज एंड व्हेन इट विल कम, जैसे जैसे वो आती जाएगी, उनके सॉल्यूशन हम ह्यूमन बीइंग खुद मिलके निकालेंगे। ऑलराइट, मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। इट वाज अ वेरी फन इन्फॉर्मेटिव कॉन्वर्सेशन। भाई, अगर आपको कोई एडवाइस देना है हर उस स्टूडेंट को, हर उस यंग बच्चे को या यंग किड को, तो आपकी एडवाइस क्या रहेगी उसकी कैरियर के प्रॉस्पेक्ट? बी फ्री। देखो, अपने आप को जो है ना, जितना फ्री या ओपन माइंडेड रख सकते हो ना, उतना रखना चाहिए। मैं हर यूथ को ये बोलता हूँ। और गलती होने के डर से न करना सबसे बड़ी गलती है, कोई भी चीज को। ठीक है, तो बी ऑलवेज इन अ एक्सप्लोरिंग मोड। अपने आप को एक्सप्लोरिंग मोड में रखो, अच्छी चीजों को एक्सप्लोर करके उसको इम्प्लीमेंट करो। गलती होने दो, होती भी है ना तो सीखने को मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है। दूसरा, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि स्वयं की रिस्पेक्ट, हमारे माँ बाप की रिस्पेक्ट, हमारी सोसाइटी की रिस्पेक्ट, और उस सोसाइटी से हमारे इस देश की रिस्पेक्ट करना, उसके प्रति कृतज्ञता लाना, हम्बलनेस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। टेक्नोलॉजी को अपने जीवन में एक लेवल तक ही एंट्री देना चाहिए। उसके बाद में खुद के साथ में रहना और अपने आसपास के ह्यूमन के साथ में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है मेरे पुराने आंसर्स में भी ये सब बहुत सारी बातों की इनके बारे में, मतलब जिसको मैं सम अप बोल सकता हूँ, दीज आर द 3 मेजर एस्पेक्ट।
ये अगर हम खुद के साथ में रहना नहीं सीखे, हमारे आसपास के लोगों के साथ में रहना नहीं सीखे, तो बहुत सारी जो डिफिशियंसीज है, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये जो भी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, ये सब उसी का ही परिणाम है. तो these are the 3 key takeaways. बहुत सारे हो सकते हैं takeaways, but these are the 3 key takeaways decision. Thank you so much for being on the show. I really enjoyed the conversation. Same here. It was a very candid conversation. एक अच्छा पॉडकास्ट तभी होता है जब अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएं. तो कुडोज टू योर क्वेश्चंस. मैंने कोशिश करी अपने जवाब देने की. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. मैं अपने कन्वर्सेशन को कुछ चंद लाइन से एंड करूंगा कि न थके हैं पैर अभी, न अभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए सफर अभी जारी है. थैंक यू. थैंक यू सो मच.